चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो इंटरेक्टिव है ना? आपको भी बोलना है, मुझे भी बताना है। तो सबसे पहले तो चक्र। चक्र मतलब क्या होता है? कोई ऐसी गोल चीज जिसको हम पहिया या व्हील बोलते हैं। एक मीनिंग ये होता है। दूसरा मीनिंग ये होता है कि जैसे जब नदी में एक भंवर बनता है, व्हर्लपूल, उसको भी चक्र कहा जाता है, व्हर्लपूल को भी। तो यहाँ पर दोनों मीनिंग में इसको लिया गया है। और चक्र का मतलब ये होता है कि हमारी पूरी बॉडी में जो एनर्जी फ्लो हो रही है, जिसके कारण हम जीवित हैं या हमारा शरीर काम कर पा रहा है, हम एक्टिव हैं, तो वो एनर्जी कई जगह पर बहुत डेंस हो जाती है और व्हर्लपूल बनाती है, गोल घूमती है। उस जगह को चक्र कहा जाता है। ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चक्र पाए जाते हैं और इनके नंबर्स अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं वो षठ चक्र बोले जाते हैं। षठ चक्र में सबसे पहले कौन सा है? अब ये सेकेंड ईयर वाले जब हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत और शिव संहिता के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये नंबर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो उस सेंस में ही लेंगे। यहाँ पर हमें किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना है कि षठ चक्र मतलब षट चक्र, क्योंकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह से वर्णन मिलता है। तो जो मेन षट चक्र हैं जिनका लगभग हर में मिलता है, जैसे सिद्ध सिद्धांत में मान लीजिए नव चक्र मिलता है, तो 6 तो यही रहते हैं, फिर 2 और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, है ना? तो ये जो है ये एक तरह से बेसिक है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो चक्रों की क्या विशेषता होती है कि इनकी जो लोकेशन है वो क्या है? एग्जैक्ट वही है जहां पर हमारे नर्व फ्लेक्सस बनते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड है। नर्व फ्लेक्सस के समय नर्वस सिस्टम के समय हमने नर्व फ्लेक्सस पढ़े हुए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो ये नर्व फ्लेक्सस की भी लोकेशन लगभग वही है। और जो नर्व फ्लेक्सस का स्ट्रक्चर आता है वो लगभग चक्र के जैसा आता है। ठीक है। मोटोयामा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चक्र पर बहुत अधिक रिसर्च की है और जिसका जिक्र कुंडलिनी योग, बिहार स्कूल ऑफ योग की बुक में मिलता है। उन्होंने क्या बताया कि ये पूरे चक्र जो हैं स्पाइनल कार्ड के अंदर रहते हैं और स्पाइनल कार्ड से बाहर उसके चारों तरफ जहां तक वो प्रभावित करते हैं एरिया को, वो चक्र का एरिया कहा जाता है या जिसको चक्र क्षेत्रम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मणिपुर चक्र है तो वो कहाँ होगा? नाभि के पीछे जो हमारा लंबर है, स्पाइन में जो 5 लंबर्स होते हैं वहां पर होगा। लेकिन वो कहाँ तक इफेक्ट करेगा? आगे पूरा नाभि तक। तो जो लंबर में जो पोजीशन है वो सेंटर है, वो चक्र है। और उसके जो इफेक्ट, क्योंकि वर्लपूल बना रहा है ना, तो वो एनर्जी बाहर तक फैलेगी। तो उसका जो वर्लपूल का केंद्र है वो चक्र है और उसका इफेक्ट जहां तक जा रहा है वो उसका क्षेत्र है या उसका एरिया है। क्लियर हुआ ये? तो मणिपुर चक्र का एरिया कहाँ तक रहेगा? नेवल तक रहेगा। ठीक है। अब जब ये चक्र चूंकि एंडोक्राइन और फ्लेक्सिस से रिलेटेड होते हैं और इन दोनों का ही हमारे ह्यूमन बॉडी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो थोड़ा सा हम हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि उनको हमको चक्र से जोड़ना पड़ेगा। तो हम स्टार्टिंग में जैसे लेते हैं, मान लीजिए मूलाधार चक्र, जिसको रूट चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी जड़ होता है। ह्यूमन बॉडी में ये कहाँ पाया जाता है? एकदम स्पाइन के सबसे निचले हिस्से में, जहां पर कि जब हम बैठते हैं तो वो टेलबोन का टिप जो फ्लोर को टच करता है, उस स्थान पर इसको माना गया है। ठीक है। अब यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं बताएं? पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं, एड्रिनल एड्रेनल ग्लैंड,
एड्रेनल ग्लैंड, जेनाइटल गोनेट्स है, जेनाइटल गोनेट्स। ठीक है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी में जननांग होते हैं वो कहाँ पर है? मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों के पास माने जाते हैं, क्योंकि मूलाधार से लगभग 4 अंगुल ऊपर स्वादिष्ठान की लोकेशन मानी जाती है। तो ये दोनों जो चक्र हैं, इन दोनों का काम क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, दोनों इस चक्र से, इन दोनों चक्रों से रिलेटेड होते हैं। क्लियर हुआ? मैम मतलब जहाँ पे जो चक्र जिस एरिया में होगा वहां जो ग्लैंड होगा वो उससे रिलेटेड होगा, बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये किसी ना किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के पास ही होगा चक्र जो होगा। तो जो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र हैं, ये किससे रिलेटेड हो गए? गोनेट से। और कौन से सिस्टम से रिलेटेड हो गए? रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। अब जब ये चक्र होते हैं तो आप लोग का ये काम रहेगा कि बनाने का एक टेबल बनाएं, क्योंकि ये जो चक्र होते हैं इनका एक डायग्राम होता है, तो उसमें पेटल होते हैं, जैसे किसी में 4, एक लोटस होता ना, लोटस के जैसे ही उसमें पेटल्स होते हैं। तो किसी में 4, किसी में 6, किसी में 2, किसी में 12, ऐसे डिफरेंट होते हैं। तो कितने पेटल्स होते हैं? फिर जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसके सारे अक्षर इन पेटल पर लिखे रहते हैं। तो जिसमें 4 पेटल है तो उसमें 4 वर्ण लिखे रहेंगे, जिसमें 6 है तो उसमें 6 लिखे रहेंगे। तो आपका एक कॉलम तो हो जाएगा सबसे पहला कि वो चक्र का नाम क्या है, ठीक है ना। फिर सेकंड हो गया कि उसका कलर क्या है। आप लोग चाहें तो कहीं नोट कर लें, क्योंकि मैं नोट नहीं कर रही हूँ तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी, आपको ही करना रहेगा, ठीक है। थर्ड हो जाएगा कि उसका बीज मंत्र क्या है, क्योंकि जब आप अगर ये टेबल बना के पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। फोर्थ हो गया कि उसमें पेटल्स कितने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि उन पेटल्स पर कौन से वर्ण लिखे हैं। यहां तक का मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूं। सबसे पहले चक्र का नाम, उसका कलर, फिर उसका जो बीज मंत्र है वो, फिर उसके पेटल्स, फिर उसके ऊपर जो वर्ण लिखे हुए हैं वो, देन उसकी लोकेशन, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में उसकी लोकेशन कहाँ है। लोकेशन के बाद आप यहीं से इसको कोरिलेट रिलेट करें एंडोक्राइन ग्लैंड, और उसका नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा नर्व फ्लेक्सस। क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद वो चक्र किस तत्व से, उसका तत्व क्या है, जो हमारे 5 पंच महाभूत होते हैं, है ना, तो उसमें से हर एक चक्र का एक तत्व होता है। जैसे मूलाधार चक्र का पृथ्वी तत्व है, स्वादिष्ठान का जल तत्व है, तो ऐसे हर एक चक्र का एक तत्व होता है। तो वो पंच महाभूत या पंच तत्व जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हर चक्र का एक कोई पशु होता है जो उसका वाहन कहलाता है। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन प्राय होता है। तो वो पशु क्या है? फिर नेक्स्ट, हर चक्र का एक देवी होता है और एक देवता होता है। और कुछ बच रहा है क्या? मैम तन्मात्रा, ज्ञानेंद्रिय। हाँ बिल्कुल, कर्मेंद्री, और तन्मात्रा और ज्ञानेंद्री। कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और तन्मात्रा। और एक आएगा कि उसको हम परिष्कृत या जागृत कैसे कर सकते हैं। उसके भी अलग अलग उपाय होते हैं हर चक्र के जागरण के, तो वो हम एक शॉर्ट में लिख सकते हैं। मैम इसमें धारणा
का भी तो आएगा ना, धारणा जो कलर्स होते हैं डिफरेंट कलर डिफरेंट। अपन ने लिखा ना, चक्र का कलर क्या है? मैम वो सेम रहता है, मैम लगभग एक तो सेम कलर वो रहता है ना कि विबग्योर से पूरा आता है, और एक धारणा का कलर अलग होते हैं। वो जो वो हिरण्य संहिता की धारणा है। अपन अभी ये एक जनरल पढ़ रहे हैं कि ये चीजें हर जगह मिलती हैं, और ये जो विबग्योर है उसी से कलर आते हैं ये चक्र हाँ, के। वो रेनबो मैम कलर्स ये रहते क्या है? Rainbow। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रा। उस चक्र से कौन सा आपका सेंस ऑर्गन जुड़ा हुआ है? फिर देखिए, 5 कर्मेंद्रिय होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, और 5 तन्मात्रा होती है ना। तो तन्मात्रा ये है, नहीं समझ। तन्मात्रा एक बार थोड़ा एक्सप्लेन। तन्मात्राएं आपको जब मैंने एनाटॉमी के शुरू में ही बताया था ना कि शब्द, गुण, रस, गंध, ये सब ओके। तन्मात्राएं होती हैं, और इन तन्मात्राओं से ही पंच तत्व बनते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे यदि इसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे मूलाधार चक्र है, इसकी यदि तत्व इसका पृथ्वी है तो इसकी तन्मात्रा गंध होगी, क्योंकि पृथ्वी की गंध होती। तो इस तरह से एक दूसरे से उसको कोरिलेट करके हम कर सकते हैं। तो वो जब टेबल बन जाएगी ना, तो आपको वो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो मैम मेरे ख्याल इनकी से वायु भी तो होती है ना, प्राणवायु, वायु भी तो होती है ना। हाँ, वायु भी होते हैं और कोश भी होते हैं। वो 2 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। और मैम फंक्शंस भी होते हैं ना, तमस, रज, सत, ये वाले गुण, इसको गुण बोलते हैं। गुण, हाँ गुण, गुण, हाँ। ये गुण भी होते हैं। ये फर्स्ट ईयर में सोनिया जी अपन ने बनाई थी क्या ऐसी कोई टेबल? मैम हम लोगों ने खुद ही बना ली थी ये टेबल, जो ग्रुप पे रोटेट कर दी थी, लेकिन उसमें इतना ज्यादा नहीं था जैसे आपने वाहन बताया है। हाँ, और थोड़ा शॉर्ट में लिया था ये भी क्योंकि था, हमने शॉर्ट में लिया था, 2-3 चीजें ही नहीं थी, बाकी सारी थी। फर्स्ट ईयर में थोड़ा शॉर्ट में लिया था, तो उसी हम्म। टेबल में आगे प्लस कर लें। हाँ मैम, जैसे परिष्कृत कैसे करें, देवी हाँ देवता, ये तब नहीं करा था। हाँ, तो उसी में थोड़ा सा प्लस कर लें। फिर पढ़ते समय यदि हमको कुछ ध्यान आएगा तो फिर हम उसमें जोड़ लेंगे। तो ये टेबल बनाने से क्या है कि जैसे ही आप उस टेबल को देखेंगे तो आपके पूरे चक्र की एक रिवीजन हो जाएगा, है ना। पूरा पढ़ने की बजाय आप उसको सिर्फ देखने से हो जाएगा। तो एक तो हमें ये बनाना है टेबल, ठीक है। तो इसको पहले आप कोशिश करें रफ बनाएं। जब हमारी चक्र की पूरी स्टडी हो जाएगी तब फिर आप एक फेयर कर लें उसको। तो ऐसे रजिस्टर के दोनों पेज पर ऐसा कंप्लीट फैला लें, तो वो थोड़ा स्पेस भी मिलेगा और अच्छे से बन पाएगी। ठीक है। अब इसके बाद चक्र से रिलेटेड और आप लोगों की क्या क्यूरीज हैं? अभी हमने मूलाधार, स्वादिष्ठान, 2 चक्रों का वर्णन किया है ना। इसके ऊपर नाभि के पीछे स्पाइन पर कौन सा रहता है? मणिपुर। अब नाभि के आसपास कौन से ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के? ज्यादातर डाइजेस्टिव से रिलेटेड, मैक्सिमम, है ना। तो मणिपुर चक्र किसको इफेक्ट करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है। और इसके ऊपर यदि हम जाते हैं, ग्लैंड कौन सी ये लेगा? यहाँ पर 2 कंफ्यूजन मिलते हैं। एक तो जैसे डाइजेशन मणिपुर चक्र से पैनक्रियाज तो रिलेटेड रहता ही है, लेकिन कई बुक में एड्रिनल को स्वादिष्ठान और मणिपुर दोनों से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि चूंकि जो स्वादिष्ठान होता है उसका जल तत्व है, और वो एक्सक्रीटरी में सबसे ज्यादा यूरिन में जल तत्व होता है, तो वो उससे कोरिलेट करते हैं, और किडनी ही उसका फॉर्मेशन करती है। तो इसीलिए कई बार एड्रिनल को स्वादिष्ठान से भी कई जगह रिलेट करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत मतलब इसमें कंफ्यूज ना हो, ये अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन आता है। अब इसके बाद और ऊपर यदि हम जाते हैं तो मैम हार्ट। मैम तो फिर अभी हम लोगों को फाइनली एड्रिनल स्वादिष्ठान के लिए करना है मतलब, या मणिपुर के लिए? देखिए, एक ग्लैंड 2 चक्र से भी रिलेटेड हो सकती हाँ, सब है ना। कनेक्टेड है। हाँ, ऐसा नहीं है कि यदि मान लीजिए हमने स्वादिष्ठान से एड्रिनल को जोड़ दिया तो हम उसको मणिपुर से नहीं जोड़ सकते। ठीक है।
मणिपुर से हम जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके फंक्शन को कंट्रोल कौन सा चक्र कर रहा है? स्वादिष्ठान। इसलिए हम मेजर पार्ट उसका स्वादिष्ठान के साथ लेते हैं। ठीक है। मैम और फिर मूलाधार पे ये ओवरीज और वो रहेंगे गोनाड्स, टेस्टिस। हाँ, टेस्टिस है ना? टेस्टिस। ये उल्टा लिखा हुआ है मैम मैंने। कोई बात नहीं। अब इसके बाद जब हम और ऊपर जाते हैं तो चेस्ट वाला एरिया आता है, जहां पर स्पाइन की कौन सी बोन होती है? थोरेसिक। कितनी होती है थोरेसिक? स्पाइन को कोई डिस्क्राइब करो। 12 रहती है थोरेसिक की। 12 थोरेसिक रहती है ना? टोटल 33 वर्टिब्रा होती है स्पाइन की, जो छोटी छोटी हड्डियों से मिलके जो स्पाइन बनता है। तो इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। तो 33 होती हैं। 7 क्या होती हैं? सर्वाइकल। 12 होती हैं थोरेसिक। 5 होती हैं लंबर। और उसके बाद की सैक्रल होती हैं, जिसमें से जो टेल बोन होती है वो 3 बोन को आपस में फ्यूज होके बनती है, वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है। तो अब हम जब हार्ट पर आते हैं, तो हार्ट के पीछे का जो रीजन रहेगा स्पाइनल कार्ड का, वो कौन सा रहेगा? थोरेसिक रहेगा। तो अगला चक्र जो है, जिसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं, तो ये जो अनाहत चक्र है ये कहाँ मिलेगा? थोरेसिक रीजन में। तो ये जो अभी मैं जिक्र कर रही थी एक मोटोयामा साइंटिस्ट का, इन्होंने क्या बोला कि यदि जो स्पाइन है, ह्यूमन स्पाइन है, उसको हम तिरछा काटें, है ना, उसका सेक्शन ऐसा तिरछे में यदि बनाए, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो एग्जैक्ट जो चक्र के स्ट्रक्चर या पिक्चर दिए जाते हैं वो एग्जैक्ट वही बनता है। तो ऐसा इन्होंने अपने रिसर्च में बोला है। ठीक है। अब ये अनाहत चक्र किससे रिलेटेड होगा? एक तो हार्ट से होगा और दूसरा किससे होगा? लंग से। लंग से मतलब ये किससे रिलेटेड हो गया? एक कार्डियोवास्कुलर से और दूसरा हो गया रेस्पिरेटरी से, क्योंकि रेस्पिरेटरी का जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका मेजर पार्ट ही लंग्स होता है। ठीक है। तो ये चक्र इन दोनों से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पर ग्लैंड कौन सी पाई जाती है? थायमस ग्लैंड। तो ये किस एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड हो गया? थायमस से हो गया। ठीक है। अब इसको अनाहत क्यों कहते हैं? ये मैं बार बार क्योंकि ये कभी इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जिससे आप फिर से एक बार प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको एक तो पढ़ना इजी रहेगा, और दूसरा बार बार सुनने से कई चीजें हम ऑटोमेटिक मेमोराइज कर लेते हैं। तो इसलिए मैं ये बार बार आपके सामने रिपीट कर रही हूँ। जी सोनिया जी। मैम मैं नहीं बोल रही थी, कोई और बोल रहा था। अच्छा, कोई वैसे और। ये अनाहत वो हार्ट की वजह से कहते होंगे ना, जो हार्ट बीट की वजह से। बिल्कुल। इसको अनाहत चक्र, अनाहत मतलब जो कभी भी हत नहीं होता, रुकता नहीं है, अनवरत बिना विश्राम के चलता रहता है। तो ऐसा पार्ट हमारे हार्ट है ना, कि एक अनाहत, आहत मतलब एक साउंड होता है कि वो साउंड करता रहता है बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के। और अगर वो रुक जाता है, शांत हो जाता है, तो उसको आहत बोलते हैं कि वो साउंड जो है वो रुक गया है। ठीक है। तो चूंकि हार्ट हमारा लगातार एक साउंड जो होता है, जो हार्ट बीट के कारण होता है, वो फर्स्ट सेकंड जब हम इस धरती पर आते हैं वहां से लेकर जब तक हम जीवित रहते हैं, ये कंटिन्यूशन में बीट करता रहता है और एक साउंड क्रिएट करता रहता है। तो इसीलिए इस चक्र का नाम अनाहत रखा है। ठीक है। तो अनाहत चक्र किससे रिलेटेड हो गया? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या हार्ट से, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसकी ग्लैंड कौन सी हो गई? थाइमस ग्लैंड। ठीक है। अब जब हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, हमारे कंठ में, गले में, गले के पीछे स्पाइन का कौन सा पार्ट होगा? सर्वाइकल। ठीक है। सर्वाइकल कितने होते हैं? 7 होते हैं। और यहां पर कौन सा चक्र पाया जाएगा? विशुद्धि। ठीक है।
तो विशुद्धि जो चक्र है वो किससे रिलेटेड होता है? कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से? थायराइड से, थायराइड। है ना? तो थायराइड ग्लैंड से हुआ, और चूंकि ये गले में है तो ये भूख प्यास की जो इच्छाएं होती हैं ये इस चक्र से रिलेटेड होती हैं, है ना? उसके साथ साथ जो हमारा स्पीच है, बोलना है, ये भी इसी से रिलेटेड होते हैं। फिर विशुद्धि से और ऊपर बढ़ेंगे तो दोनों आईब्रोज के सेंटर में आज्ञा चक्र, है ना? आज्ञा चक्र जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड होता है। अब चूंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो मास्टर ग्लैंड बोली जाती है ना, कि बाकी की जो रेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो आज्ञा चक्र को भी इसीलिए मास्टर चक्र या थर्ड आई, है ना, ये सारे नाम दिए गए हैं। और ऐसा कई बुक में ऐसा बोला गया है, इवन जैसे जो कुंडलिनी योग का हम बात कर रहे हैं, कि सबसे पहले आज्ञा चक्र का ही जागरण होता है और उसके बाद फिर मूलाधार से शुरू होता है। तो आज्ञा चक्र पूरा किस पर कंट्रोल करेगा? जितने भी हमारे इंट्यूशंस होते हैं, हमारे सेंसेस होते हैं, उनको डेवलप करेगा। और चूंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है तो ये बाकी के जो नीचे के 5 चक्र हैं उनको भी कंट्रोल करेगा, है ना? तो जितनी एंडोक्राइन है उनको भी कंट्रोल करेगा, ठीक है? और उन चक्रों से जुड़े जितने सिस्टम हैं वो भी कंट्रोल होंगे। तो ओवरऑल आप देखिए कि आज्ञा चक्र लगभग आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, क्योंकि इससे इमोशंस भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो आज्ञा चक्र जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है ह्यूमन बॉडी का। और जब आज्ञा चक्र से और ऊपर उठते हैं तो आज्ञा चक्र की लोकेशन कहाँ बताई जाती है, पहले हम ये देख लें। तो आज्ञा चक्र की जो लोकेशन बताई जाती है वो ऐसे बताई जाती है कि अगर आप यहाँ से एक सीधी रेखा खींचें तो वो पीछे आएगी, और दोनों कान के ऊपर से सीधी रेखा खींचें तो ये दोनों जिस जगह पर एक दूसरे को काटती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटती हैं वहां पर इस चक्र की पोजीशन बताई जाती है, ठीक है? और इसके बाद सबसे ऊपर यदि हम जाते हैं तो कौन सा मैम ये चक्र आएगा? हाँ बोले। मैम ये आज्ञा चक्र जो है ये पीछे मेडुला से वो रहेगा क्या? इसके जो प्लेक्स बनेगा मेडुला ऑब्लंगाटा पे पड़ेगा बनेगा या उससे ऊपर? नहीं, एक्चुअली इसका ऊपर ही माना जाता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा आपका लास्ट पार्ट है ब्रेन का। तो मोस्टली इसका जो होता है ये जो हमारा मिड ब्रेन होता है उसमें रिलेटेड माना जाता है। लेकिन एक बात अगेन मैं बोल रही हूँ, चूंकि इस पे रिसर्च अभी कंटिन्यूशन में चल रही है, अभी बहुत अधिक रिसर्च हुई नहीं है, तो नई रिसर्च को हम और ढूंढें नेट पे तो और अच्छे से हम कोरिलेट कर पाएंगे। और सबसे लास्ट चक्र कौन सा होता है? सहस्त्रार चक्र। तो ये जो सहस्त्रार चक्र होता है इसमें ऐसा माना जाता है कि इस पे जो पंखुड़ियां हैं वो सहस्त्र पंखुड़ियां हैं, बहुत सारी हैं, और जो पूरी वर्णमाला है वो कई बार लिखी है उसमें, उसके हर एक पेटल पर, ठीक है? और सहस्त्रार चक्र की लोकेशन कहाँ मानी जाती है? वही जो कल हमने एक पढ़ा था, RAS, याद है? एक्टिवेटिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है? मतलब हमारा एकदम ऊपर का क्राउन हेड। अब हमारा तो चूंकि पूरा हेड हार्ड हो चुका है, लेकिन यदि आप छोटे बच्चे में देखें ना तो एक ये लगभग ये एरिया एक रहता है
सॉफ्ट रहता है, बाकी पूरा स्कल हार्ड होता है, लेकिन पर्टिकुलर इधर एक एरिया होता है जो सॉफ्ट होता है, वही एरिया होता है क्राउन हेड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनको लोटस का ही क्यों माना गया है? कोई भी फ्लावर दे सकते थे, है ना, रोज दे सकते थे, और भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर, तो लोटस का ही सिंबल क्यों लिया है? बताएं आरती जी। मैम शायद इसलिए कि लोटस जो मड में भी एकदम क्लीन रहता है, कीचड़ में भी वो खिला रहता है, उससे इफेक्टेड नहीं होता। हाँ, वही जो सिंबल होता है कि जो लोटस होता है उसकी जड़ें कीचड़ में रहती हैं, फिर उसका जो स्टेम होता है वो हवा में होता है ना, और फूल जो है वो एक तरह से आकाश में उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पर इसे एक सिंबल माना जाता है कि जो मानव जीवन है वो कीचड़ में रहता है, मतलब उसके अंदर जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो नेगेटिविटी है, और जो उसके ऊपर माया का आवरण है, वो सारी चीजें क्या होती हैं कि उसको अपनी यथार्थता से दूर रखती हैं, और वो एक तरह से कीचड़ में रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसे ज्ञान होता है और वो उस कीचड़ को छोड़कर ऊपर आता है, तो ये क्या होता है, प्रबोधना होती है कि उसको अब थोड़ा सा सेंस हो गया है कि ये कीचड़ उसको छोड़ना है, और वो उस मार्ग पे आगे चलते चलते अपने आप को परम चेतना से मिला लेता है, तो वो फूल हो गया। तो आप देखिए, ज्यादातर धर्मों में लोटस को ही सिंबल माना जाता है। इवन अगर जैसे वो बेदी बनती है कि जिसमें मूर्ति की प्रतिष्ठा होती, तो वो भी लोटस शेप में ही होती है, लोटस के ऊपर ही भगवान जी बैठते हैं, और लगभग हर धर्म में होता है ना? तो ये एक इंडिकेशन है कि हम आप भी इस जगत रूपी कीचड़ को छोड़ के ऊपर की ओर बढ़ के, और फूल मतलब क्या, एक बहुत आनंदमयी चीज है कि जो बहुत आनंद से भरी हुई है, और बहुत सॉफ्ट है, वहां सारा सुख है, तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, या इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि आनंदमय कोश में हम अपने आप को स्थित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरे जो चक्र होते हैं, षठ चक्र, इनका वर्णन है। अब इनमें कैसे बीमारियां होती हैं और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, अब आपको चक्र थेरेपी करनी है, तो क्या करेंगे? देखिए, कोई भी बीमारी है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी उस जगह पर एक तो एनर्जी कम है, नेगेटिव एनर्जी है ना, पॉजिटिव एनर्जी की वहां कमी है। दूसरी, वहां चेतना की कमी है, और तीसरी, वहां के पंच तत्व जो हैं उनका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब उस ये सब चीजें देखते हुए आपको बोला जाता है कि चक्र थेरेपी आपको करनी है एक डायबिटिक पेशेंट की। तो कैसे करेंगे? फिर मैम हम वो वाले मैम, आसन लेंगे जो पर्टिकुलर उस रीजन पे फोकस्ड होते हैं, जैसे कि हम डायबिटीज के हाँ, लिए लेते हैं बिल्कुल। तो पेट पेट को फोकस करते हैं। बेसिकली पैनक्रियास पे जो इफेक्ट करेंगे ना, Yes, मंडूकासन हो गया, शशिकासन हो गया, और वज्रासन हो गया। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस करें कि आपको एनर्जी लेवल पे काम करना है। किसी को भी डायबिटीज है, मतलब डेफिनेटली उसके जो एब्डोमिनल रीजन की एनर्जी है वो बिगड़ी हुई है ना, या तो वो नेगेटिव है बहुत, या बहुत कम हो गई है। वहां पर जो त्रिदोष है वो भी हो सकते हैं, उसके जो पंच तत्व हैं वो भी हो सकते हैं, वहां पर बैलेंस ना हो। तो एक तो ये आसन का आप लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, है ना, वो चीजें हम करेंगे। लेकिन जब हम चक्र थेरेपी में आएंगे, तब हम क्या करते हैं कि उसको एक चक्र मेडिटेशन के रूप में लेते हैं। चक्र थेरेपी करने के दो तरीके होते हैं।
एक तो होता है कि वो आसन कराएं जो उस चक्र पर प्रभाव डाले। जैसे अब इस केस में हम किस चक्र पे काम करेंगे? मणिपुर पर, है ना? क्योंकि पैनक्रियास से रिलेटेड कौन सा है? मणिपुर। तो हम वो आसन कराएं जो मणिपुर पर इफेक्ट डालें। जैसे अगर हम अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करें तो नाभि और उसके आसपास खिंचाव होगा, सामने झुकें या पीछे झुकें। ठीक है? तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है कि हम उस हिस्से की एनर्जी को इम्प्रूव करें, बांधें। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? बंध। जैसे उड्डयन बंध। उड्डयन बंध बेसिकली किस पे इफेक्ट डालेगा पूरी तरह से? मणिपुर चक्र पर। क्योंकि वो कहाँ लगता है उड्डयन बंध? नाभि में लगता है। आप नाभि प्रदेश को लॉक कर देते हैं, है ना? तो दूसरा हो गया बंध। तीसरा होता है मुद्रा, कि हर एक चक्र की एक मुद्रा होती है। ये जब हम चक्र पढ़ेंगे तो उसमें वो डिटेल भी पढ़ेंगे कि किसकी कौन सी मुद्रा है। ये 3 हो गए। चौथा होता है कि वहां का तत्व क्या है, उस तत्व को, चूंकि ये तो हम मान रहे हैं ना कि वहां की एनर्जी कम हो गई है इसलिए बीमार हुए। अगर एनर्जी अधिक होती तो नहीं होती। तो उस तत्व को हम बढ़ाएं। जैसे मणिपुर का कौन सा हो जाएगा? अग्नि तत्व, है ना? अग्नि तत्व को थोड़ा हम इम्प्रूव करें। तो अग्नि तत्व को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कि वो चीजें ज्यादा खाएं जो धूप में सुखाई गई हों। जो भी चीज हम धूप में सुखाएंगे, जैसे नट्स हैं। नट्स क्या हैं? वो किसी न किसी तरह से धूप में सूखे हुए हैं। तो वो चीजें हमको क्या देगी? अग्नि तत्व की एक्सेस कर देंगी। और लास्ट होता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में हम क्या चक्र मेडिटेशन करेंगे। तो अब मणिपुर चक्र का बीज मंत्र क्या है? रम, है ना? तो हम सबसे पहले, क्योंकि अगर जो बीमार है और उसको हम मेडिटेशन में सिंपल बिठा देंगे ना, तो वो 2 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा, उसका मन नहीं लगेगा। तो हम उसको चैंट करने देंगे। तो जब वो उस बीज मंत्र को चैंट करेगा तो वहां की एनर्जी बैलेंस होगी बीज मंत्र के थ्रू। और जब उसमें थोड़ी सी स्थिरता आ जाएगी तो फिर हम उसको वही चैंटिंग, जो हमारे नाद होते हैं ना, तो उस नाद के अकॉर्डिंग पहले उसको बोलेंगे भाई जोर से चैंट करो, फिर उसके बाद मध्यम स्वर में, और फिर बिल्कुल सूक्ष्म में, कि आप अंदर ही अंदर वो चीज चलती रहे। और फिर उसके ध्यान को हम कहाँ लगाने बोलेंगे? उसको मणिपुर चक्र का चित्र हम बार बार दिखाएंगे, उसका कलर दिखाएंगे। जैसे मणिपुर जो चक्र होता है उसका कलर येलो होता है। तो हम उससे बोलेंगे कि विजुअलाइज करें कि आप पूरे येलो में बैठे हुए हैं, है ना? आपके आसपास की दीवारें येलो हैं। ये जो एडवांस जहाँ थेरेपी होती है ना, तो वहां कैसे छोटे छोटे ना कैबिन टाइप बनाए जाते हैं। तो जैसे जिसको मणिपुर चक्र की थेरेपी देनी ना, तो उसकी वॉल पूरी येलो रहेंगी, वहां पे पूरा सामान येलो रहेगा। और इवन जिसको हम बिठाते हैं उसको भी येलो कपड़े पहन के बिठाते हैं, है ना? और फिर उस वहां की दीवारों पे जैसे वो चक्र का चित्र बना होगा तो उसको दिखा के और उसको विजुअलाइज करने बोलेंगे। यदि वो आंख बंद नहीं कर पाता है तो उस पर ही फोकस करने बोलेंगे। तो इस तरह से जो चक्र थेरेपी है वो की जाती है ना? तो ये तो अपन ने एक चक्र का एग्जाम्पल लिया है। तो ऐसी जो डिफरेंट बीमारियां हैं, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो किस चक्र से रिलेटेड हैं, उसका इफेक्ट किस चक्र, कौन सा चक्र है जो उसको इफेक्ट करेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 चक्र हो जाएं, है ना? तो एक तरह से ये प्रोटोकॉल आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई भी एक स्टैंडर्ड ऐसा किसी बुक में नहीं मिलता है, क्योंकि सारी बीमारियां डिफरेंट होती हैं। अब मान लीजिए किसी को शुगर तो है लेकिन थायराइड भी है या बीपी भी है, तब आपको 2 चक्र पे काम करना पड़ेगा। और फिर ये देखना पड़ेगा कि कौन सी बीमारी ज्यादा इफेक्ट कर रही है, किस बीमारी से व्यक्ति ज्यादा परेशान है, तो पहले उसको कम करें फिर सेकंड लें। ठीक है ना? तो इस तरह से ये चक्र थेरेपी की जाती है।
दी एक चलिए। चीज थी, हाँ जैसे ये आपने डायबिटीज में बताया कि हम जो चैंट करेंगे, तो जो ये चैंटिंग होगी खाली उसी चक्र पर होगी या फिर हम इसको अपने सारे केंद्रों पे चैंट करते हुए लेके जाएंगे, कैसे करेंगे? नहीं, ये पर्टिकुलर उसी का बीज मंत्र है ना। जब हम जनरल करते हैं तो सारे का करते हैं, क्योंकि तब हमको बैलेंस के लिए काम करना है। लेकिन जब हमको मालूम है कि एक चक्र हमारा, उसकी एनर्जी कम हो रही है, वो डाउन हो रहा है, तब हम पर्टिकुलर उसी पर काम करेंगे। ठीक है। तो अभी हम चूंकि एक चक्र की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम चूंकि जिस बीज मंत्र को हम ले रहे हैं, क्योंकि हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र है। जैसे मूलाधार का लम है, स्वादिष्ठान का वम है, तो ऐसे हर चक्र का एक अपना बीज मंत्र है। तो उसमें हम जिस चक्र को ले रहे हैं वही उसका बीज मंत्र लेंगे और उसी पर फोकस करेंगे। ठीक है। और जब एक इसकी बात आती है कि भाई हेल्दी व्यक्ति है, सिर्फ उसको एक अपना मेंटेन रखने के लिए करना है, तब हम वो बात करते हैं कि सातों चक्र के, या मान लीजिए कुंडलिनी जागरण करना है, तब सातों चक्र पे एक साथ काम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या ठीक है। है ना। जिस तरह का आपका उद्देश्य होगा उस तरह का काम करेंगे। और मैम जैसे अभी दो अगर चक्रों पे भी कई बार हमें काम करना पड़ता है, तो मंत्र भी दो हो गए, तो उस दो पे फिर होंगे, 2 मंत्र होंगे। तो उसमें हम शुरुआत उससे करते हैं जिस चीज से उसको ज्यादा प्रॉब्लम है। मान लीजिए हाई बीपी भी है और उसको डायबिटिक भी है, लेकिन हाई बीपी एक टेबलेट लेने से ठीक रहता है, लेकिन डायबिटिक से वो परेशान है। तो पहले हम डायबिटीज पे काम करेंगे, जब वो थोड़ी सी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी तब हम उसके साथ दूसरी चीज जोड़ेंगे। तो तो इसमें काय भी कोई रोल रहता है क्या? रिपीट कीजिए। इसमें कायोत्सर्ग का भी कोई रोल रहता है, और वो रहता है तो वो किस तरह से इफेक्ट करता है? देखिए, कायोत्सर्ग यदि हम योग के इसमें बोलें तो रिलैक्सेशन हम्म। एक तरह से, है ना, ये रिलैक्सेशन टेक्निक है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बहुत सारी हैं, नंबर ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स। जैसे एस व्यासा की अलग मिल जाएगी, तो मिडनी की अलग मिल जाएगी, के धाम की अलग मिल जाएगी, तो ऐसे सबकी अपनी अपनी भी होती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति पर क्या सूट करेगा। मान लो सपोज एक मुस्लिम व्यक्ति है और आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, तब आप उसको अगर कायोत्सर्ग और उसको अरहम या नमोकार बंध से जोड़ेंगे, तो उसका तो ट्रस्ट ही नहीं है ना उस पे। हम्म। हम्म। तब आपको उसका जिस पे ट्रस्ट है वो जाना पड़ेगा। जब हम थेरेपी में जाते हैं, तब हम अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। हमारे सामने सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि सामने वाला व्यक्ति बीमार है, उसकी परेशानी को हम समझें, उसकी तकलीफ को समझें और ऐन कैन प्रकरण हम उसको सॉल्व करें। तो यदि वो व्यक्ति, जैसे आज मैं आपसे बोल दूं कि आप मस्जिद में जाके प्रणाम करो तो ये हो जाएगा, तो आपका चूंकि ट्रस्ट नहीं है, तो आप वहां जाएंगे भी तो जुड़ नहीं पाएंगी, चली जाएंगी हो सकता है मजबूरी में, लेकिन ट्रस्ट नहीं है तो आप जुड़ेंगी नहीं। जब जुड़ेंगी नहीं तो वो चीज होगी नहीं फलीभूत। तो किसी भी चीज का फल मिलने के लिए और जल्दी फल मिलने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो व्यक्ति उस चीज से कनेक्ट हो। अदरवाइज पहले तो कनेक्शन ही क्रिएट करो। और ये जगह, जब अगर हम बीमारी के केस में देखते हैं, तो हमारा क्या एज एक एज्यूम करते हैं 35, 40, 45, उस समय तक उसके जो भी बिलीव होते हैं ना, वो बिल्कुल पक चुके होते हैं। उनको हटाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो बेटर होता कि उनके बिलीव्स के साथ ही काम करें हम, तो हमको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। मैम एक मोनिका चीज इसमें, जैसे मुद्राज हैं, तो मुद्रा वो थी जो मतलब हमें इस टाइप से कराई गई थी, या इस टाइप से जो होता है उसी फ्लेक्स के पास हम हाथ रख के और फिर वो करते हैं, कौन सी वाली होती है? मुद्राएं, ये जो होता ना कि उस चक्र के पास ही रखते हैं, वो सिर्फ कराना, क्योंकि जब हम ऐसा कांटेक्ट कर लेते हैं ना, तो ये पूरा एक सर्किल बन जाता है। ठीक है। और जब ये सर्किल बनता है, तो मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर हमारी डेंसिटी एनर्जी की सबसे अधिक होती है। और जब हम उसको उस चक्र के पास रखते हैं ना, तो ये सर्किल आपस में हमारे ही सर्किल कनेक्ट करते हैं।
अब चूंकि ये चक्र बीमार है, यहाँ पर हाई एनर्जी है कंपैरेटिवली, तो इसकी एनर्जी ऑटोमेटिक इसमें जाएगी, तो वो एक जो प्राणिक हीलिंग वाला प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, और ये जो मुद्राएं हैं ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये मोस्टली कैसी होती हैं कि जिसका जो तत्व होता है, एक तो वो मुद्रा होती है, जैसे पृथ्वी तत्व है तो एक तो पृथ्वी मुद्रा हो गई, और एक आध कोई और होती है। तो ऐसे हर चक्र की एक दो मुद्राएं होती हैं, किसी की एक है, किसी की दो है, किसी की तीन है, डिफरेंट होती है ना। तो वो मुद्रा के साथ जब हम उसको मेडिटेशन कराते हैं तो वो इफेक्ट और अधिक होता है। तो मैम जैसे ये है अपना मणिपुर चक्र ही हमने लिया था, तो इसमें फिर जो सूर्य मुद्रा है वो लगाएंगे? एक सूर्य मुद्रा लगा सकते हैं, है ना। और दूसरी क्या होता है कि इसमें अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व थंब का होता है ना। अच्छा। ये जैसे हमारे 5 फिंगर्स हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये पांचों फिंगर्स एक एक तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अग्नि होता है, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो जब हम ये ऐसा लगाते हैं तो ये सूर्य मुद्रा जरूर कहलाती है, लेकिन ये पृथ्वी मुद्रा होती है, मुद्रा का नाम, है ना। तो इसमें चूंकि ये अग्नि तत्व कॉमन होता है, तो मणिपुरी चक्र में ये होता है कि आप किसी के साथ भी इसको जोड़ लीजिए तो अग्नि तत्व प्रबल हो गई, क्योंकि आप कोई एक मुद्रा ऐसी याद कीजिए जिसमें अग्नि तत्व ना हो, आपको कोई भी नहीं मिलेगी, है ना। प्लस इसमें एक मुद्रा इस तरह की बताई जाती है कि अगर ये आप अग्नि तत्व को अग्नि तत्व से कनेक्ट कर लेते हैं, है ना, तो ये इसको ऐसे भी बताई जाती है, कई जगह ऐसे भी बताई है, ये दोनों तरीके से बताई है। तो ये इस तरह से बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, और ये बिल्कुल डिपेंड ऐसा है कि जैसे आपके पास बहुत सारे, आप एक डॉक्टर हैं और टैबलेट की जगह केमिकल्स रख दिए हैं बहुत सारे। अब जो पेशेंट आया, आपने उसको डायग्नोसिस किया, देखा, उसकी आवश्यकता को समझा, और उसके क्या डोज देना है, कितनी बार देना है, कौन कौन सा देना है, वो सब आपने मिक्स करके दे दिया। जैसे अक्सर होम्योपैथी वालों को देखा होगा ना आपने, कि वो बहुत सारी मेडिसिन मिला के एक बोतल बना के दे देते हैं, वही काम आपको करना है। तो ये जो पंच तत्व हैं और त्रिदोष हैं, ये सब एक तरह से आपके पास वो हैं, केमिकल्स हैं। त्रिदोष नहीं, सॉरी, ये जो पंच तत्व हैं, अपने कोश हैं, चक्र हैं, अब उस पे कितना काम करना है, कैसे करना है, किसको कितनी आवश्यकता है, ये आपको डिसाइड करना है, तभी आप थेरेपिस्ट हैं। मैम मैम जैसे फिर भी आपने हम जैसे किसी को कराते हैं तो उसमें हम मिनिमम कितना टाइम लेकर चलते हैं शुरुआत में कि इतने टाइम में थोड़ा थोड़ा फर्क दिखने लगेगा, जैसे ये कितना टाइम हमें लेना चाहिए? देखिए, मोस्टली ये चीजें स्लो प्रोसेस होती हैं, ठीक है, ये फास्ट प्रोसेस नहीं होती हैं। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति का थेरेपी करें तो उसको बोलें कि भैया कम से कम 6 महीने तो आप कंटिन्यू करें। हाँ, इफेक्ट आपको, चेंजेस आपको आफ्टर 1 मंथ भी दिखेंगे, लेकिन यदि अच्छे रिजल्ट्स पाने हैं तो वो कम से कम 6 महीने करें। फिर डिपेंड करता है कि वो कितना नेगेटिव है, कितना आपके सपोर्ट में है। कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं चाहता, लेकिन उसके फैमिली मेंबर वाले भेज रहे हैं, तो वो तो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तो वो जो 6 महीने में रिजल्ट मिलने हैं वो 1 साल में मिलेंगे। तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति का टाइप क्या है, उसकी मेंटल स्टेटस क्या है, उस हिसाब से उसका टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। बस मोस्टली 6 से 8 महीने में रिजल्ट मिलने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि 1 आध महीने में अगर आप वाकई बहुत आपको ज्ञान है, आप समझते हैं चीजों को, तो आप उसको इम्प्रेस करके अपने फेवर में कर लेते हैं धीरे धीरे, है ना। मैम मोनिका जी कुछ पूछ रही है? हाँ, मैम ये जो हर चक्र की पेटल्स होती हैं उनपे हिंदी वर्णमाला के अक्षर लिखे होते हैं, तो चक्र थेरेपी में इनका क्या यूज होता है? एक्चुअली इनका चक्र थेरेपी में बहुत यूज नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो ये वर्णमाला की वोकेबलरी है, ये उसी से बनती है। जब एक बच्चा बोलना सीखता है तो उसके अंदर जो ये वर्ण बनते हैं, ये उसी से बनते हैं। लेकिन इनका अभी तक क्या एग्जैक्ट यूज है वो नहीं अभी तक क्लियर है। वो सब अपनी अपनी कयास ही लगाते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चूंकि कुंडलिनी जब जागृत होती है और वो
मूलाधार चक्र में कुंडलिनी रहती है और वो जब सहस्त्रार तक पहुंचती है तो एक केवल ज्ञान जैसी अवस्था हो जाती कि मतलब जब सहस्त्रार पर उस कुंडली पहुंचती तो आपका पूरा जो माइंड जो है वो खुल जाता है। तो जब वो ऊपर जाती है तो ये सारे वर्ण को ऊपर लेके जाती है अपने साथ। तो आपके सामने कोई भी चीज मिस्ट्री नहीं रह जाती है। जैसे केवल ज्ञान में बोलते हैं ना, केवल ज्ञान एक्चुअली क्या है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो ऐसा बोलते हैं कि 10% ही लाइट में है, बाकी 90% अभी भी हाइड है, अंधेरे में है, किसी को नहीं मालूम उसमें क्या है। अब ये 10% में भी जो हाईली आईक्यू वाले हैं वो 4, 5, 6% तक ही जा रहे हैं, मतलब 10 भी पूरा ओपन नहीं है। तो एक्चुअली जो केवल ज्ञान की कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा ये जो ढका हुआ ब्रेन है या जो अंधेरे में है इसमें ऊर्जा का प्रवाह करके इसको लाइट में लाना। और जब ये 100% लाइटेड हो जाता है तो उसको एनलाइटेड या केवल ज्ञान बोलते हैं, क्योंकि 100% हो गया मतलब अब उसके सामने कोई भी चीज मिस्ट्री नहीं है, उसको पूरे जगत का 100% ज्ञान हो गया, है ना। सो ये इस तरह से ये डेफिनेशंस होती हैं, तो शायद ये उस प्रोसेस में ये हेल्पफुल होते होंगे। चलिए आरती जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम मैंने थोड़ा सा ये कहीं सुना था कि ये जो वर्ण होते हैं ना इनकी भी एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, कलर होता है और वो होते हैं। तो जब उसको चैंट करते हैं ना तो आप भी उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होना शुरू होते हो, इनका ये सिग्निफिकेंस है। सही बोल रहे हैं आप, तो क्योंकि जो ये हम जैसे बीज मंत्र कोई भी बोलते हैं ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि चक्र का एक बीज मंत्र होता है, तो अब जैसे मूलाधार चक्र का लम है तो लम ही क्यों है भाई, कोई भी हो सकता अक्षर तो कोई भी, लेकिन वो लम की जो फ्रिक्वेंसी है वो इस तरह की है कि वो उस जो मूलाधार चक्र में जो एनर्जी, क्योंकि हर चक्र में एनर्जी के लेवल भी डिफरेंट होंगे, एक जैसे तो होंगे नहीं। वो निचला चक्र है तो उसकी एनर्जी थोड़ी लो होगी, है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एनर्जी भी हाई होगी। तो वो जो बीज मंत्र है वो उस एनर्जी को बैलेंस कर सकता है, तो इसलिए लम ही उसका बीज मंत्र है, उसकी जगह हम और कुछ नहीं करेंगे। इवन ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जो आज्ञा चक्र है उसका बीज मंत्र ओम होता है। तो वो ओम इसीलिए है क्योंकि अगर हम नीचे के जो 5 चक्र हैं उनके बीज अक्षर की फ्रिक्वेंसी को प्लस करें तो वो एग्जैक्ट वही होती है जो ओम की होती है। और चूंकि आज्ञा चक्र मास्टर है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो सारे चक्रों को भी कंट्रोल करता है। तो मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हम बोलते जरूर है कि हम बहुत एडवांस हो गए, बट मुझे लगता है कि हम ये शायद बहुत एडवांस टेक्निक थी जिन्होंने भी खोजी होगी और हम अभी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जिस दिन पहुंच जाएंगे तो हो सकता है कि ये जो एलोपैथी वाला पूरा मामला है यही खत्म हो जाए, एनर्जी लेवल पर ही चीजें ठीक होने लगे, है ना। कुछ भी हो सकता है, अगर आज से कुछ 500 साल पहले बोलते कि भाई सर्जरी करके नया हार्ट डाल देंगे या नई किडनी, तो लोग उसको मजाक समझते, बट आज पॉसिबल है। तो वो ये चेंजेस कभी भी हो सकते हैं। तो मैडम ये चक्रों को एक्टिवेट करने की प्रोसेस होती है, जैसे सहज योग वगैरह है उसमें है, तो ये एक्टिवेशन क्या है? एक्टिवेशन मतलब ये होता है कि जो भी चक्र होते हैं ह्यूमंस में वो उनकी एनर्जी पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होती है। जैसे जी। ब्रेन है, सबके पास है, लेकिन वो किसी का 2%, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5 ही एक्टिवेट है, जबकि 100% ब्रेन तो सभी के पास है। तो जी। ऐसे ही चक्र सभी के पास है, लेकिन वो कितने एक्टिवेट हैं, उनमें कितनी एनर्जी है। तो जब उसकी एनर्जी कंप्लीटली, जैसे मान लीजिए मूलाधार चक्र की एनर्जी जो है वो 100 है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो जब हम हमारी अभी एक्टिवेट है वो 50 ही है। जब हम उसको मंत्रों या जो भी टूल्स होते हैं, जो भी उसके मेथड्स होते हैं, उनके थ्रू उसको 100 पर ले आते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है।
ऐसे जागृत करने के हैं टूल्स ना मैडम? बिल्कुल, है ना, क्योंकि देखिए हमारे में ईड़ा पिंगला 2 चीजें होती हैं, है ना। ईड़ा क्या करती है, ऊर्जा का संचार करती है, और पिंगुला जीवन का। तो जैसे जो हमारा ब्रेन है, उसमें ऊर्जा तो पूरे में है, तभी वो मतलब खराब नहीं हो रहा है या जीवित है कहना चाहिए, लेकिन पिंगुला नहीं है उसमें, मतलब जीवन नहीं है, इसलिए वो हाइड है। तो जब ब्रेन जैसी चीज को एक्टिवेट किया जा सकता है, तो बाकी तो सारी चीजों को बड़ा ही इजी है सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे तीर्थंकरों ने एग्जैक्ट यही करके केवल ज्ञान पाया है कि ध्यान, मेडिटेशन, हो सकता है सबके रास्ते अलग हों, लेकिन फाइनली सबने ब्रेन पूरा ओपन हो जाना, मतलब जो सुपर कॉन्शियसनेस है वो उससे आपका मिल जाना, उसकी आपको समझ आ जाना, है ना। बिल्कुल वैसा ही देखिए, जैसे एक मान लीजिए कोई रिक्शा चलाता है, उसके यहाँ कोई डेथ होती है और माँ उसके उनके घर की लेडीज रो रही हैं, गिर रही हैं, बेहोश हो रही हैं, कहीं जा रही हैं, 4-4 लोग उनको संभाल रहे हैं। वहीं जिसके कॉन्शियस लेवल थोड़ा हायर हो गया है, उसके यहाँ जब डेथ होती है, दुख सबको हो रहा है। ऐसा मैं नहीं बोलती कि दुख नहीं हो रहा, लेकिन उनके एटीट्यूड में फर्क आ जाएगा। वो पोजीशन नहीं रहेगी कि वो गिर रही हैं, 2-4 लोग उनको संभाल रहे हैं, क्योंकि उनमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि ये एक प्रोसेस है जीवन का, और ये अगर प्रोसेस हो गया तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कोई सा भी रिएक्शन दें, है ना। तो ये जितनी आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी ना, उतनी अवेयरनेस बढ़ेगी, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, या जिसको हम इंटेलिजेंसी बोलते हैं, जो हमारे विज्ञानमय कोश में होती है, वो बढ़ेगा, और उतना आप शांत रह पाएंगे, स्थित प्रज्ञ की ओर बढ़ पाएंगे। मैम जैसे कि केवल ज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुइज्म में भी है कि आप बहुत तपस्या करोगे केवल ज्ञान हो जाएगा एंड ऑल, लेकिन उनमें ऐसा कोई केवल ज्ञान का एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता कि ये हुआ हो, या शायद हमारे नॉलेज में नहीं है, तो क्या आपको कुछ एक्चुअली यही चीज है कि जैसे हम केवल ज्ञान कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, बौद्ध उसको अपवर्ग कहता है ना, या हिंदू धर्म उसको देह विदेह कहता है, या देह मुक्ति कहता है, या जीवन मुक्ति कहता। तो मैं बार बार यही चीज समझाती हूँ कि चीज एक है, लेकिन हर व्यक्ति उसको अपनी टर्म से पुकारता है। जैसे आंख आप किसी भी भाषा में बोलिए, वो देखने का ही काम करेगी। आप उसको चक्षु बोलिए, नेत्र बोलिए, हो सकता है बंगाली में कुछ और बोले, मराठी में कुछ और बोले, तो उससे वो चीज नहीं बदलेगी। सिर्फ हम अपने आप को संकुचित करके और हम लिमिटेशन में बंध के हम कंफ्यूज होंगे, और अगर हम नहीं मैम, वो प्राउड हो जाए। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे उनके धर्म में ये होता है कि हाँ भक्ति की वजह से उनको हो गया, परमात्मा से मिलन हो गया जीवात्मा का, लेकिन ये जो तपस्या करके वाला कोई एग्जाम्पल अगर आपको पता हो तो, क्योंकि मेरे उनमें भी नॉलेज में तपस्या होती है, तपस्या उनमें भी होती है। रावण ने बहुत तपस्या की, तो पैटर्न अलग होते हैं, है ना। और चूंकि जैसे जब आप बहुत भक्ति में रहते हैं, अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के समर्पित कर देते हैं, और आप उनके ध्यान में रहते हैं, तो वो भी तो आपके ब्रेन को एक्टिवेट ही कर रहा है ना, आपके कॉन्शियसनेस के लेवल को ऊपर उठा रहा है। तो फाइनली कोई भी धर्म हो, सब में यह है कि अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाइए और उस परम चेतना से आपका विलय हो जाए। ये जीवन की अंतिम स्थिति है। अब उस परम चेतना मतलब आप चाहे उसको तीर्थंकर बोलिए, चाहे गॉड बोलिए, चाहे अल्लाह बोलिए, चाहे जीसस बोलिए, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। आपको मंदिर जाना है, आपके घर से रास्ते 4 हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य मंदिर का है ना। तो हम ये सारों को अपने रास्ते प्रिय होते हैं, तो किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं कर सकते हैं। और ठीक है ना, आपको आपके घर से ये रास्ता शॉर्ट पड़ रहा है, आप इससे जाइए। मेरा घर थोड़ी अधिक दूर पे है, मुझे कोई दूसरा रास्ता शॉर्ट में होता है, मैं उससे चली जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारी मंजिल या उद्देश्य अलग है।
उद्देश्य सबका एक ही है। तो हो सकता है कि ये जो केवल ज्ञान है, इसको जो विदेह मुक्ति बोलते हैं या जीवन मुक्ति बोलते हैं, वो भी केवल ज्ञान है, क्योंकि बिना केवल ज्ञान के आप जीवित रहते हुए और सब चीजों से परे हो ही नहीं सकते। जब तक आप में इतना ज्ञान नहीं आ जाएगा, तब तक आप कैसे परे होगे सारी चीजों से, है ना। आज आप जहां भी खड़े हैं और अपने नीचे के लोगों को देखते हैं, तो उनसे कुछ ज्ञान आपको ज्यादा है, तभी आप यहाँ खड़े हैं, है ना। और आप बोलते अरे ये कैसा एटीट्यूड कर रहे हैं, हम तो ऐसा कर नहीं सकते। बिल्कुल कर सकते थे, यदि आप में भी ज्ञान कम होता। तो ये सिर्फ ज्ञान है, कॉन्शियसनेस है, जो आपको दूसरे लोगों से अलग करता है। ठीक है। और मैम एक चीज आपने बोली थी कि सबसे पहले आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है, फिर बाकी के चक्र एक्टिवेट होते हैं धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की तरफ। तो क्या वो थोड़ा एक्टिवेट होता है फिर बाद में फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब वो कैसे होता है ये? एक्चुअली जो कुंडलिनी योग की बात करें यदि बिहार स्कूल ऑफ योगा, तो उसमें सबसे पहले आज्ञा चक्र को ही एक्टिवेट करने बताया है। तो जैसे त्राटक होता है और ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि यदि आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, तो आज्ञा चक्र में वो पावर है कि वो बाकी के नीचे के चक्रों की एनर्जी को अपने आप बैलेंस करता है। क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि सारे बीज मंत्र का जो कॉम्बिनेशन है वो आज्ञा चक्र है। तो फिर आप जब नीचे से एक्टिवेट करते हैं तो वो बहुत इजीली होते हैं, क्योंकि उनमें आधा काम हो चुका होता है। ये कॉन्सेप्ट बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर का है ना। तो ये हर जगह अलग अलग बताते, कई जगह मूलाधार से ही बताते हैं कि वहीं से कुंडली कर सकते हैं। ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट आपको मिलेगा, है ना। तो ये भी आपको किसी भी साधक को कोई भी गुरु के अंडर में करते, तो वो गुरु तय करता है कि इसकी स्टैमिना कितनी है, उस हिसाब से हम इसको पढ़ाएं। जैसे आपके पास यदि 4 बच्चे पढ़ने आएंगे ट्यूशन, तो आप सबकी देखेंगे कि भाई वो किस तरह से समझ सकता है, और अगर आप उस तरह से उसको नहीं समझाते हैं तो आप उसको पढ़ा नहीं पाएंगे, आप अच्छे टीचर नहीं हैं फिर। ठीक है। तो इस तरह से ये गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ती है। तो ये गुरु डिसाइड करता है कि उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। चलिए, टाइम बहुत और ज्यादा मैम हो गया है। एक एक लास्ट चीज थी, बहुत छोटी सी चीज है कि जैसे हमने बोला था कि अगर डायबिटीज है और मणिपुर चक्र में अगर ये अग्नि का बैलेंस गड़बड़ हुआ है डाइजेस्टिव से रिलेटेड, तो अगर अग्नि तत्व ज्यादा है या कम है, दोनों में ही सेम प्रोसेस करेंगे या प्रोसेस अलग हो जाए? ये जो मंत्र हैं ये एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो अगर ज्यादा होगी तो वो उसको कम कर देगा, और कम होगी तो उसको बढ़ा देगा। इसीलिए अपन इसमें बैलेंस वर्ड यूज करते हैं, ये नहीं यूज करते हैं कि ये ऊर्जा को बढ़ा देगा या कम कर देगा। एनर्जी बैलेंस करते हैं। ठीक है। चलिए, ओके मैम, कल मिलते हैं अब। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेंद्र थैंक यू मैम। मैम।